Ninth standard, Science and Technology, second chapter, Work and Energy. Work and Energy. तो what is work and what is energy? यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं और क्वेश्चन पूछा है इसमें से कौन वर्क कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है। देखो यहाँ पर एक गर्ल बैठ के कुछ पढ़ाई कर रही है, ठीक है। एक लड़का बॉल से खेल रहा है, बॉल बाउंस कर रहा है। फिर एक लड़की बैठ के टीवी देख रही है और एक अंकल कुछ तो हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, कुछ तो बोरियां उठा रहे हैं, ठीक है। सो इसमें से कौन वर्क कर रहा है? ये चारों वर्क कर रहे हैं, ये चारों वर्क कर रहे हैं। ये लड़की मेंटल वर्क कर रही है और हाथ से काम कर रही है, ठीक है। थोड़ा मेंटल मतलब दिमाग का काम करना यानी पढ़ाई करना, और साथ में हैंड यूज़ कर रही है, ठीक है। तो मेंटल और फिजिकल वर्क कर रही है। ये फिजिकल वर्क यूज़ कर रहा है, ये ज़्यादातर फिजिकल वर्क कर रहा है यानी बॉडी से अपने, ये खेल रहा है तो बॉडी का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये बॉडी का कम यूज़ और मेंटल यूज़ ज़्यादा कर रही है। ये मेंटल वर्क कर रही है। मेंटल वर्क मतलब कुछ तो कार्टून या कुछ वो टीवी पे देख रही है जिसमें दिमाग का और आँखों का यूज़ होता है, ठीक है। सो दिस इज़ मेंटल वर्क। और ये अंकल फिजिकल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, यानी वेट लिफ्ट कर रहे हैं। तो दिस ऑल आर वर्क, ये चारों जन वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि कोई मेंटल वर्क कर रहा है, कोई फिजिकल वर्क कर रहा है, कोई दोनों कर रहा है, ठीक है। फिजिकल मतलब बॉडी का, मेंटल मतलब दिमाग से काम करना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। वर्क क्या होता है? देखो वर्क मैंने बताया दो टाइप का वर्क है, फिजिकल और मेंटल, ठीक है। हम लोग ये चैप्टर में वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल वर्क। हम लोग चैप्टर में मेंटल वर्क की बात नहीं कर रहे हैं। देखो मेंटल वर्क का मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। आप कोई गेम खेल रहे हो, जैसे चेस खेल रहे हो, इंडोर गेम चेस वगैरह आप खेल रहे हो, तो वाइल प्लेइंग चेस, ठीक है, आपको बॉडी का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा लेकिन आपके दिमाग का बहुत यूज़ होगा। या मोबाइल में आप गेम खेल रहे हो तो फिजिकल बॉडी को कुछ ज़्यादा आपका यूज़ नहीं होगा, हार्डली आपके थम्स और फिंगर्स यूज़ होंगे, ठीक है। लेकिन मेंटल वर्क जो सेंसरी ऑर्गन है, आइज़, और जो मेंटल वर्क है दिमाग का, वो आपका बढ़ जाएगा गेम खेलते वक्त, ठीक है, मोबाइल में गेम वगैरह खेलते वक्त। सो हम लोग ये चैप्टर में किसकी बात कर रहे हैं? फिजिकल वर्क की, यानी बॉडी से जो वर्क होता है उसके बारे में। तो व्हाट इज़ वर्क? देखो इसमें मैं इसमें आपको आंसर्स भी बताते जाऊंगा, मैं आपको आंसर्स मार्क कराते जाऊंगा और यू हैव टू बाय हार्ट इट, ऑलराइट। सो सबसे पहले वर्क का डेफिनेशन आ गया यहाँ पे, व्हाट इज़ वर्क या डिफाइन वर्क। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज वर्क या डिफाइन वर्क, ठीक है। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पे वी आर डीलिंग विद फिजिकल वर्क, हाँ, मेंटल वर्क नहीं पढ़ रहे हैं। फिजिकल वर्क क्या है? तो यहाँ पे जो वर्क है ये फिजिकल वर्क की बात है, बॉडी का वर्क। तो वर्क डिफाइन वर्क आएगा तो आपको ये लिखना है, या डिफाइन या व्हाट इज वर्क पूछा है तो भी यही आंसर लिखना है। क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये मेरा पेन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैंने इस पर फोर्स अप्लाई करके इसको डिस्प्लेस किया, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया, तो वर्क इज सेड टू बी डन, ऑलराइट, ठीक है। सपोज ये मेरा पेन यहाँ पर है, ऑलराइट, और अब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया फिंगर से, और ये फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ पेन, तो डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी डन। डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस जगह चेंज, प्लेस चेंज हो गई, डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसे कहते हैं वर्क, ऑलराइट। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑलराइट। फिर वर्क का फॉर्मूला आपको ये याद करना है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, W इक्वल्स टू Fs। वर्क के दो डेफिनेशन हैं, वर्क के दो डेफिनेशन है। एक तो मैंने आपको बता दिया, ये वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और एक डेफिनेशन है वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट,
प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है, इट्स वेरी इजी. वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया. थोड़ा आपको हाईफाई करना है तो फोर्स के आगे मैग्नीट्यूड लगा दो, बस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो ये हो गया हमारा वर्क. एक आंसर आपका कवर हो गया. तो आपको ये आंसर बाहर करना है. डिफाइन वर्क का तो आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम है. या अपने लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हो, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सिंपल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेशन फॉर वर्क डन. पेज नंबर 19 पर है डेरिवेशन. वर्क डन के लिए जो फॉर्मूला डिराइव करना है. ठीक है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन या डेरिवेशन फॉर द वर्क. देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, और मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और ये फोर्स के डायरेक्शन में गया, तो ठीक है. कभी कभी हम लोग फोर्स ऐसा अप्लाई करते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट ऐसा जाता है. फोर्स ऐसा अप्लाई हुआ और ऑब्जेक्ट कुछ एंगल पे गया. सपोज ये बॉल है और मैंने बैट से बॉल को हिट किया, मैंने बैट से बॉल को हिट किया और बॉल ऐसा गया. फोर्स मेरा ऐसा हिट हुआ. आप देख सकते हो बैट से मैंने बॉल को ऐसा हिट किया तो बॉल, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है लेकिन बॉल कैसा गया, ये डायरेक्शन में मूव हुआ. ठीक है. तो ये जो एंगल बना इसको कहते हैं टीटा, इसको कहते हैं टीटा. ऑलराइट, टीटा. ये जो एंगल फॉर्म होगा इसको कहते हैं टीटा, जो ट्रिग्नोमेट्री में था. मैंने ट्रिग्नोमेट्री सिखा दिया है. ज्योमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री 8 चैप्टर मैंने सिखा दिया है 9th स्टैंडर्ड का. अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री सीखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में जाओ और ज्योमेट्री के सारे चैप्टर सीखो जो जो अब तक मैंने सीखा है. तो टीटा. ठीक है. तो वर्क डन का फॉर्मूला है W इक्वल्स टू एफ एस कॉस टीटा. W इक्वल्स टू एफ एस कॉस टीटा. W यानी वर्क, F म्हणजे फोर्स, S मीन्स डिस्प्लेसमेंट और टीटा ये एंगल है. कॉस टीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टीटा एंगल है. ठीक है. ऑलराइट, ये बॉल यहाँ पर था और जब मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स का, लेकिन बॉल यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गया. मैंने बैट से हिट किया, बॉल ये एंगल से, ये बॉल यहाँ से यहाँ पर आ गया. ये बॉल का इनिशियल पोजीशन, ये बॉल का इनिशियल पोजीशन है U और ये बॉल का फाइनल पोजीशन है सपोज V. ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक बॉल ने जितना डिस्टेंस कवर किया, सपोज 5 मीटर. ऑलराइट, सपोज 5 मीटर का डिस्टेंस कवर्ड हुआ U से V तक. ठीक है. ये डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये तो फोर्स का डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं कि फोर्स ऐसा अप्लाई हुआ तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हुआ और बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचा, 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया. तो ये S है. S हमारा 5 मीटर. डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्टेंस कवर किया. टीटा कितना डिग्री पे मूव हुआ. टीटा 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. 60, 20, 75, 25, जो भी, टीटा का कुछ भी वैल्यू आ सकता है. और फोर्स हमने कितना अप्लाई किया बैट से, वो सपोज मैंने फोर्स अप्लाई किया 2 न्यूटन्स. 2 न्यूटन्स मैंने फोर्स अप्लाई किया. डिस्प्लेसमेंट यहाँ से बॉल यहाँ पर मूव हुआ 5 मीटर और टीटा एंगल के साथ. तो टीटा की जगह मैं 30 डालूंगा, S की जगह मैं 5 मीटर लिखूंगा, F की जगह मैं 2 न्यूटन्स 2 लिखूंगा. 2, 5 और cos 30. फिर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वर्क कितना हुआ है, वर्क. ठीक है. तो वर्क इज सेड टू बी डन. देखो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया है, इनका एग्जाम्पल देखते. एक ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है. किसी ने यहाँ पर ब्लॉक को हिट किया, ब्लॉक को किसी ने हिट किया तो ब्लॉक के अंदर मोशन है. ये ब्लॉक है और ब्लॉक पे जो फोर्स अप्लाई किया ये डायरेक्शन में अप्लाई किया. ठीक है. यहाँ से ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया लेकिन ब्लॉक मूव होके ये डायरेक्शन में आया. ठीक है. तो ये एंगल जो है वो टीटा है, ये दोनों के बीच का. ठीक है. तो वो फाइंड किया, यहाँ पे बाय डेरिवेशन लिखा है, आप इजीली समझ सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. पहले तो वर्क का जनरल फॉर्मूला लिखा है W इक्वल्स टू एफ एस, लेकिन यहाँ पे 2 फोर्स है. एक तो मोशन वाला फोर्स है जैसा मूव हुआ और एक जो एक्चुअल फोर्स अप्लाइड हुआ है. तो W इक्वल्स टू F1S लिखा है. फिर F1 को डिराइव किया. F1 क्या है, F cos थीटा. तो जब F cos थीटा पुट किया यानी एक्चुअल फोर्स इंटू cos थीटा, तो W इक्वल्स टू एफ एस
एफ इंटू कॉस थीटा इंटू एस, तो एस आगे लिखा है एफ एस कॉस थीटा। तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर द वर्क डन। ऑलराइट, अगर थीटा 1 है, अगर थीटा 0 डिग्री है, सॉरी अगर थीटा 0 डिग्री है यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स है, सपोज ये बॉल है, ठीक है, और मैंने बैट से उसको हिट किया, ऑलराइट, और ये बैट से हिट किया और फोर्स मेरा ये डायरेक्शन में और बॉल भी ये डायरेक्शन में मूव हुआ, बॉल भी यही डायरेक्शन में यहाँ तक आया मूव होके स्ट्रेट, और फोर्स का भी डायरेक्शन वही है, तो ये केस में जीरो थीटा कितना रहेगा 0 डिग्री, एंगल बना ही नहीं ना कुछ, तो थीटा 0 डिग्री, तो cos 1 रहेगा और फोर्स वर्क का फॉर्मूला रहेगा एफ एस। ठीक है, कंक्लूजन इसका ये है कि वर्क डन एंड सॉरी डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा एंगल में नहीं बना। ठीक है, सपोज सेकेंड केस बता रहा हूँ 90 डिग्री का, ये बॉल है, मैंने बैट से बॉल को हिट किया। ठीक है, मैं बैट बॉल का एग्जांपल इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि हर बच्चा बैट बॉल खेलता है तो ईजिली इमेजिन कर लेते हैं, गर्ल्स बॉयज़। ठीक है, जब इसने हिट किया तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, लेकिन हिट करने के बाद बॉल ऐसा मूव हुआ या ऐसा मूव हुआ, 90 डिग्री पे मूव हुआ। ठीक है, हिट होते ही बॉल हिट होते ही इधर नहीं गया, ये साइड पे नहीं गया, बल्कि 90 डिग्री गया, ऊपर या नीचे, परपेंडिकुलर गया, परपेंडिकुलर नीचे गया या ऊपर गया, तो थीटा वो केस में कितना रहेगा, सपोज बॉल नीचे आया तो थीटा कितना रहेगा 90 डिग्री, तो थीटा आखिर 90 है। ठीक है, तो cos 90 0 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से, तो वर्क डन एफ एस इंटू 0, तो 0, तो उस केस में वर्क डन क्या रहेगा 0। क्यों 0? क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर। थर्ड केस 180, सपोज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बॉल है क्रिकेट और ये बैट है, ठीक है, और बैट से बॉल को हिट किया, लेकिन बॉल ये डायरेक्शन में डिस्प्लेस होने की जगह ये डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, बॉल हिट हुआ लेकिन बॉल लगते ही बॉल इस तरफ आ गया, उस तरफ गया ही नहीं बल्कि इस तरफ आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसमें 180 डिग्री होता है थीटा, और उसमें cos थीटा -1, और उसको नेगेटिव वर्क कहते हैं। वर्क हुआ लेकिन नेगेटिव वर्क हुआ। आई होप आपको समझ रहा है, मैंने जो बैट बॉल का एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें आप फोर्स समझ सकते हो। ठीक है, देखो साइंस 1 फिजिक्स है, फिजिक्स, तो फिजिक्स से आप मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें, तो डेरिवेशन आई होप आपको समझा। वर्क डन W = Fs cos थीटा। नेक्स्ट इज आई एम ऑन पेज नंबर 20। अब ये टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं है रिलेशनशिप, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, लेकिन ये टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं चाहूँगा, मैं बोलूँगा आप कर लो। ठीक है, मतलब ये जूल से अर्ग का कन्वर्जन है। ठीक है, तो वर्क = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ। अभी 1 न्यूटन 10⁵ डाइन्स होता है और 1 मीटर 10⁵2 सेंटीमीटर होता है। अब ये न्यूटन डाइन्स क्या है, देखो फोर्स का SI यूनिट न्यूटन्स है और CGS यूनिट डाइन्स है, लेंथ का डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट मीटर है और CGS यूनिट सेंटीमीटर है। उसी तरह से जूल का वर्क का SI यूनिट जूल्स है और CGS यूनिट क्या है, अर्ग्स है। तो हमें प्रूफ करना रहेगा 1 जूल = 10⁷7 अर्ग्स, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शो द रिलेशनशिप 1 जूल = 10⁷7 अर्ग, या प्रूफ दैट 1 जूल = 10⁷7 अर्ग। तो इतना ही है, कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ इतना ही है। क्या? वर्क = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, तो 1 जूल, सो 1 जूल = 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। वर्क है 1 जूल, फोर्स है 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। ठीक है, अभी सबको कन्वर्ट करेंगे, 1 जूल को 1 जूल ही रखेंगे। 1 न्यूटन्स क्या है, देखो यहाँ पे लिख के दिया है, क्या है 1 न्यूटन्स, 10⁷7 डाइन्स, तो 1 न्यूटन की जगह 10⁷7 डाइन्स। और 1 मीटर क्या है, 10 स्क्वायर, सो 10⁵5 डाइन्स 10⁵2 सेंटीमीटर, 10⁵5 इंटू 10⁵2 10⁵7 होता है। देखो आपने 5th में या 6th में 8th में भी है इंडाइसेस पढ़ा होगा, 10 दोनों का पावर ऐड होगा, 5 + 2 7, तो 10⁷7 डाइन्स पर सेंटीमीटर, और डाइन्स पर सेंटीमीटर को अर्ग कहते हैं, अर्ग। तो ये रिलेशनशिप आती है एग्जाम में, दे
आस्क इट मेनी टाइम्स, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और कुछ नहीं तो इसमें से ब्लैंक्स तो जरूर आएगा। क्वेश्चन आएगा 1 जूल इक्वल्स टू 10 डैश अर्ग्स, 1 जूल इक्वल्स टू डैश अर्ग्स। या एक्टिविटी फॉर्म में भी आता है, इसमें आधा लिखा होता है, आधे में बॉक्सेस होते हैं, तो आपको बॉक्सेस फिलअप करने रहते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि कर लो, डोंट लीव इट, ठीक है। अच्छा, वर्क का ऐसा यूनिट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्यों छोड़ना, ठीक है। द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, कहाँ दिया नहीं है, यहाँ ये आई थिंक सो, हाँ यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट ओरली बता रहा हूँ। एस वर्क का ऐसा यूनिट है जूल्स और CGS यूनिट है अर्ग्स। वर्क का ऐसा यूनिट है जूल्स, ब्लैंक्स में आता है, ऐसा यूनिट है वर्क का जूल्स और CGS यूनिट है अर्ग्स, ठीक है। यूनिट है अर्ग्स, ERGS। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते सर ये यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, तो उनके लिए बता रहा हूँ। देखो, आप शॉप पे जाते हो बनाना लेने, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, अंकल मुझे 1 मीटर बनाना दो, नहीं ना, क्या बोलोगे सर, अंकल 1 डजन बनाना दो। तो डजन बनाने का यूनिट है, बनाना परचेस करने के लिए जो यूनिट है डजन है। अच्छा, सपोज आप क्लॉथ लेने गए, कपड़ा लेने गए शॉप पे, तो आप क्या बोलोगे, अंकल 2 किलो कपड़ा दो, नहीं, आप बोलोगे अंकल 1 मीटर कपड़ा दो। तो लेंथ मापने का यूनिट है मीटर, लेंथ के लिए यूनिट है मीटर, ठीक है। और उसी तरह से आप पोटैटो लेने गए, आलू, पोटैटो लेने आप गए हो, आलू लेने गए हो, तो आप क्या बोलोगे, अंकल मुझे 10 मीटर आलू दो या 1 मीटर आलू दो, नहीं, आप क्या बोलोगे, अंकल मुझे 1 kg आलू दो, 1 किलो आलू दो, 2 किलो आलू दो। तो केजी वेट का ऐसा यूनिट है, वेट का ऐसा यूनिट केजी है, ठीक है। और CGS यूनिट ग्राम है। उसी तरह से लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है और CGS यूनिट सेंटीमीटर है। तो हर चीज़ का एक ऐसा यूनिट यानी ग्रेटर यूनिट और CGS यूनिट यानी लोअर यूनिट रहता है। उसी तरह से वर्क का ऐसा यूनिट है जूल, CGS यूनिट है अर्ग्स, वेरी सिंपल, ठीक है। सो ये याद रखना है, मैं फालतू नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपको ये मतलब आपने अभी देखा और सपोज आपको कल किसी ने पूछ लिया या एग्जाम में पूछ लिया, या सपोज आप करोड़पति के लिए सिलेक्ट हो गए, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें क्वेश्चन आ गया फॉर 1000 रुपीज, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क, तो आपको याद रहेगा जूल्स, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आप रीड करके समझ सकते हो, ठीक है। वही है जो मैंने पीछे समझाया, थीटा 0 रहेगा तो वर्क डन पॉजिटिव, थीटा 180 रहेगा तो वर्क डन नेगेटिव। अगर थीटा 0 है यानी सेम डायरेक्शन में है जैसा फोर्स है तो पॉजिटिव वर्क, और अगर थीटा अपोजिट डायरेक्शन में यानी 180 डिग्री है तो वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है। और अगर थीटा 90 है यानी परपेंडिकुलर है तो वर्क डन इज 0। देखो, मैं तीनों चीज़ वापस आपको बताता हूँ, पीछे जो मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया था। देखो, अगर ये फर्स्ट वाला मैंने बैट से बॉल हिट हुआ और बॉल भी सेम गया, फोर्स भी इस डायरेक्शन में है, बॉल भी इसी डायरेक्शन में गया, यानी थीटा 0 है, थीटा 0 है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, ठीक है। आई होप समझा आपको, ऑलराइट। अगर बैट से बॉल हिट हुआ लेकिन बॉल ऐसा नहीं गया बल्कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री ऊपर गया या नीचे गया, सपोज नीचे आया, बैट से बॉल हिट हुआ और बॉल 90 डिग्री पे गया यानी थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन इज 0 वर्क, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दिया, अगर बैट से बॉल हिट हुआ और बॉल वही डायरेक्शन में रिटर्न आया तो वर्क डन इज थीटा 180 है तो वर्क डन नेगेटिव वर्क, ठीक है। फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हो रहा है तो नेगेटिव वर्क, फोर्स के सेम डायरेक्शन में वर्क हो रहा है पॉजिटिव वर्क, और 90 डिग्री पे वर्क हुआ तो उसको 0 वर्क कहते हैं, ठीक है। फिर एक एग्जांपल दिया है, सपोज एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के सराउंडिंग में गोल गोल घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग कर रहा है सैटेलाइट का जिससे वो घूम रहा है, ठीक है। अब रेडियस है जो सर्कल का, जो उसके ऑर्बिट का रेडियस है, ठीक है, और जो सर्कल को टेंजेंट है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन क्या बोला जाएगा, 0 वर्क, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वर्क डन रहेगा 0। मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ, ये अर्थ है, ठीक है,
और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। देखो मून भी एक सैटेलाइट है बट इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इंडिया ने, जो हमने लॉन्च किए, ह्यूमन बीइंग ने जो अर्थ से लॉन्च किया है, जैसे इंडिया ने लॉन्च किया था आर्यभट्टा 1975 में ड्यूरिंग इंदिरा गांधी फेज। तो वो आर्यभट्टा जो है वो अर्थ के साथ साथ घूमता है, ठीक है। सैटेलाइट वो डिवाइस है जिसके थ्रू हमारा इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, ये सब को जो कनेक्शन, जो नेट कनेक्शन है वो सारा सैटेलाइट पे चलता है। इवन लाइव टेलीकास्टिंग ऑफ मैचेस, क्रिकेट, ये वो सब लाइव जो भी चल रहा है ना, वो सब सैटेलाइट पे है, ठीक है। सैटेलाइट के थ्रू चल रहा है, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट है ये गोल गोल घूम रहा है अर्थ के साथ, और ये इसका रेडियस है, रेडियस सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सैटेलाइट तक के डिस्टेंस को, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है ना। और इसका सैटेलाइट का डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट के डायरेक्शन में रहता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन। कोई भी कहाँ से भी आप टेंजेंट बनाओ तो उसका डायरेक्शन मिलेगा। तो ये रेडियस और ये टेंजेंट तो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो इसके लिए वर्क डन बाय सैटेलाइट क्या बोला जाएगा? 0, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर थीटा 90 है तो वर्क डन इज 0, ठीक है। आई होप समझा ये भी। अच्छा, हम लोग ये सब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये साल के लिए रेड्यूस किया गया है, ये सारी एक्टिविटीज़ ये साल के लिए रेड्यूस की गई है। सो रेड्यूस पार्ट का मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैं जल्दी ही बनाऊंगा, ठीक है। फिर कुछ सम्स है, बहुत इजी सम्स है, ठीक है। मैं आपको इसमें ही एग्जाम्पल सम्स बता देता हूँ, बहुत ईजी है। कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg, मास m दिया है 20 kg, हाइट दिया है 10 मीटर, ठीक है। हमें क्या ढूंढने बोला है? वर्क डन, मास दिया है और डिस्टेंस दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स ढूंढेंगे, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है Fs, बराबर है ना। तो F इंटू एस कॉस टीटा, लेकिन यहाँ पे टीटा 180 है। क्यों टीटा 180 है? क्योंकि परपेंडिकुलर ऊपर जा रहा है, यह अर्थ है, अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट हो रहा है तो 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, हम लोग आगे देखते हैं क्या है। m दिया है 20 kg, s दिया है डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, g, अर्थ का g यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, क्वेश्चन में देंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। तो वर्क का फॉर्मूला है F, पहले फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू ग्रेविटेशन, F इक्वल्स टू mg। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है फॉर्मूला, फर्स्ट चैप्टर में हमने इसके फॉर्मूले सम्स भी किए हैं। तो F फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशन, F इक्वल्स टू mg। F इक्वल्स टू ma फॉर्मूला है, ma, लेकिन यहाँ पे a की जगह g है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ पे स्मॉल g। तो 20 इंटू -9.8, माइनस साइन इसके लिए क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है और हमारी बॉडी ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रही है, हम जो बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो ऑब्जेक्ट को 10 मीटर हाइट तक लेकर जा रहे उठाकर, ये डिस्टेंस 10 मीटर है, s, ठीक है। तो माइनस साइन, यहाँ पे रीजन भी लिखा है, द नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो F इज इक्वल्स टू माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई किए तो -196 न्यूटन्स आया F। अभी यहाँ से हमारा वर्क का फॉर्मूला W इक्वल्स टू Fs, तो F की जगह -196 इंटू एस की जगह 10, तो -196 इंटू 10 कितना होता है? -1960 जूल्स। ये सम खत्म, ईजी है, बहुत ईजी है। नेगेटिव साइन क्या बता रही है? वर्क डन इज दी अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव वर्क डन है। The negative signs appear because the direction of force is opposite to the direction of displacement, so that the work done is negative, ठीक है। बहुत इजी है, आप एक बार और ध्यान से देखो, समझ जाएगा। वैसे तो मैंने समझा दिया है, आई होप समझेगा ही। सेकेंड वाला भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। फोर्स दिया है 100 न्यूटन्स, एंगल दिया है थीटा 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, और वर्क डन दिया है 400 जूल्स, और एस ढूंढना है। देखो इसमें टीटा दिया है गिवन में, आप देखो टीटा दिया है 60 और आपको फोर्स दिया है 100 न्यूटन्स और वर्क डन दिया है 400 जूल्स, और एस ढूंढना है आपको, एस ढूंढना है। फॉर्मूला हमने जो पीछे किया W इक्वल्स टू Fs कॉस टीटा। अच्छा, कॉस टीटा ना, टीटा 60 दिया है तो कॉस 60 का वैल्यू भी यहाँ ब्रैकेट में दिया हाफ। तो आपको टेक्स्ट बुक, ज्योमेट्री की टेक्स्ट बुक ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस 60, टीटा 60 है तो कॉस 60 हाफ होता है, यहाँ दिया है।
तो बस फॉर्मूले में पुट किया W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, W की जगह 400, F की जगह 100, S की जगह ऐसे लिखा है, कॉस थीटा की जगह हाफ लिखा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या होगा, 100 क्रॉस होके डिनोमिनेटर में आया, 2 क्रॉस होके न्यूमरेटर में गया, ये 0 0 कैंसल्स हो गए, ठीक है, और ये 2 क्रॉस होके न्यूमरेटर में गया, 4 2 8, तो S इज इक्वल्स टू 8 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट S मिला कितना, 8 मीटर, ठीक है। आई होप समझ रहे हैं आपको, सम्स बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्या होती है और एनर्जी के टाइप क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा और अनजूम कर लूँ। एनर्जी देखो यहाँ पर इतना सारा मैं नहीं बताऊंगा आपको, शॉर्ट में बताऊंगा। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी काम करने की क्षमता को कहते हैं। एनर्जी किसको कहते हैं, काम करने की क्षमता को। तो यहाँ कहीं लिखा होगा, मैं ढूंढ के आपको देता हूँ। हाँ यहाँ लिखा है, देखो, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इतना ही बात करना है, डिफाइन एनर्जी आएगा तो कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हिंदी में बोलेंगे तो बॉडी की काम करने की क्षमता, बॉडी की काम करने की क्षमता को ताकत कहते हैं, यानी एनर्जी, ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा। बॉडी की काम करने की क्षमता को ऊर्जा, एनर्जी कहते हैं, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। फिर उसका यूनिट लिखने का, द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर सेम। वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम है, यानी एसआई यूनिट जूल्स है, सीजीएस यूनिट अर्ग है। वर्क का भी सेम है, एनर्जी का भी सेम है। क्यों, क्योंकि जितनी एनर्जी उतना वर्क करेगा, और जितना वर्क कर सकता है, कितना वर्क कर सकता है, जितनी एनर्जी है। वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है, वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको आंसर में लिखना है। अगर आया क्वेश्चन में व्हाट इज एनर्जी या डिफाइन एनर्जी, तो आपको लिखना है कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। थोड़ा एक्स्ट्रा लिख देने का ताकि मार्क्स और मिल जाए या नहीं कटे। अगर 2 मार्क्स के लिए आया तो एक सेंटेंस तो 1 ही मार्क का होगा, तो और 1 मार्क्स मिल जाए उसके लिए यूनिट वगैरह भी लिख देने का। कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग, सेम वर्क की तरह है, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन एनर्जी। अगर ये डिस्टिंग्विश में भी आया, डिफाइन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनर्जी एंड वर्क, ठीक है, तो आप दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत बहुत आप डेफिनेशन लिख सकते हो बस कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क, और वर्क में लिखोगे वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यूनिट भी दोनों का सेम है, ठीक है। तो 1 पॉइंट आप लिख सकते हो। अच्छा, एनर्जी के बहुत सारे टाइप होते हैं, एनर्जी के बहुत सारे टाइप होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो दिस आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दिस आर वेरियस फॉर्म्स, टाइप नहीं है, फॉर्म्स है। एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, लाइट में, साउंड में, हीट में, केमिकल में, एक्सेट्रा, ठीक है। ऑलराइट, तो दिस आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अभी आगे जाके हम लोग 2 मेन टाइप एनर्जी के वो पढ़ेंगे, वो है पोटेंशियल एनर्जी, और देखो ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और ये टाइप्स ऑफ एनर्जी है। याद रखो, एनर्जी के 2 मुख्य टाइप है, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और फॉर्म उसके बहुत सारे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टोर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब मूविंग एनर्जी, ठीक है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी एग्जाम्पल देकर तो आपको जल्दी समझेगा। देखो, आपके बिल्डिंग की टेरेस पर या आपके घर के घर में जो बाथरूम है उसके ऊपर कुछ वाटर टैंक होगा, या बिल्डिंग के टेरेस पे वाटर टैंक होगा, ठीक है, जिसमें वाटर स्टोर होता है। या कहीं पे भी ऊंचे पहाड़ के ऊपर वाटर है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो जो ऊपर वाटर है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, मतलब उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है। कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी। जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूविंग एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टोर एनर्जी। जैसे ही आप टैप खोलोगे, वो जो स्टोर वाटर है टैंक में, वो ऊपर से नीचे आने लगेगा। क्यों नीचे आएगा,
ग्रेविटी की वजह से बराबर है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। और टैप खुलते ही वो पाइप के थ्रू दौड़ेगा, या ऊपर से पहाड़ से गिर रहा है तो पहाड़ से गिरेगा तो ऊपर से नीचे तक फॉल होगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। या आप अपने बिल्डिंग की टेरेस से या घर के छत से एक स्टोन लो, ऊपर से नीचे फेंको, स्टोन पत्थर, ठीक है। तो जब वो आपने ऊपर लेके उसको होल्ड किया है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भरी है, जैसे ही आप उसको छोड़ोगे वो नीचे की तरफ गिरेगा। आपने बिल्डिंग की टेरेस पर, बिल्डिंग की टेरेस या घर की छत से आपने स्टोन होल्ड करके रखा है, जैसे ही आप स्टोन को छोड़ोगे वो नीचे की तरफ आएगा। जब तक आप पकड़े हो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी पीई। और जैसे ही आपने छोड़ा ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी अकाउंट ऑफ इट्स मोशन, पोटेंशियल एनर्जी अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन, ऐसा ही डेफिनेशन है। पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन, शेप, स्टेटस, ठीक है, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन, मूवमेंट, ऊपर से नीचे तक मोशन कर रहा है ना, इट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ऑलराइट, आई होप आपको समझ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर एनर्जी को कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी मूविंग एनर्जी को कहते हैं, ठीक है। मूविंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने बो को एरो में लगाया, क्या कहते हैं उसको, तीर को कमान में लगाया और आपने स्ट्रेच किया। आपने धनुष को बाण में लगाया और स्ट्रेच किया। जब आपने उसको स्ट्रेच किया है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जैसे ही आप उसको लीव करोगे तो धनुष्य में आपने बाण लगाया, यानी एरो में तीर लगाया है आपने बाण में, और आपने खींच कर रखा है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जैसे ही आप उसको छोड़ोगे वो एरो रन करेगा, भागेगा टारगेट की तरफ, ठीक है। तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी। मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो ये रबर बैंड है, अब मैंने इसको स्ट्रेच किया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। इसमें क्या स्टोर हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो मुझे ये हाथ पे लगेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने छोड़ा इसको, ये रबर ऐसा होके पूरा ऐसा आया, तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अभी पोटेंशियल एनर्जी है, मैं छोड़ूंगा वैसे ही ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो दिस इज पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पे और एग्जाम्पल दिए हैं काइनेटिक एनर्जी के, तो आप इजीली रीड करके और एग्जाम्पल समझ सकते हो काइनेटिक एनर्जी के। अब यहाँ पर मैंने मार्क किया, ये डेफिनेशन है काइनेटिक एनर्जी का, जो आपको डिस्टिंग्विश में भी लिखने लगेगा। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन, द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो मोशन की वजह से एनर्जी का, जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ इट्स मोशन की वजह से जो एनर्जी रहती है उसके कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एनर्जी मोशन की वजह से, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन नेक्स्ट पेज, यानी पेज नंबर 23 पे पूरा डेरिवेशन दिया है काइनेटिक एनर्जी का, तो मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। के काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। और डेरिवेशन, ये टेक्सचुअल है, डेरिवेशन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में है, लेकिन हम लोग इसको लास्ट में करेंगे। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन यही होगा, देखो यहाँ है, सॉरी। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट और पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये क्वेश्चन आएगा डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, या डिस्टिंग्विश में आपको लिखना है। तो एनर्जी जो पोजीशन की वजह से या किसी स्टेट की वजह से हो, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी किसकी वजह से हो, उसके पोजीशन की वजह से, यानी पोजीशन बिल्डिंग की हाइट पर है, टेरेस पर है, मतलब अर्थ से कुछ हाइट पर है पोजीशन, या उसका स्टेट, इसकी वजह से जो उसके अंदर एनर्जी है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने रबर बैंड का एग्जांपल दिया, तो रबर बैंड स्ट्रेच स्टेट में है। मैंने अभी आपको एक रबर बैंड का एग्जांपल दिया था, रबर बैंड स्ट्रेच किया था, तो स्ट्रेच स्टेट में है, तो डेट इज पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल दिए हैं पोटेंशियल एनर्जी के, 3 आप रीड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन बहुत छोटा है, इसके लिए अभी कर लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप देख लो, mgh।
पोटेंशियल एनर्जी पी इक्वल्स टू एम जी एच। डेरिवेशन बहुत छोटा है। सपोज कोई बॉडी है मास एम, अर्थ से हाइट एच पर उसको लिफ्ट किया गया है विथ अ फोर्स, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी हैज़ बीन यूज एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसके अंदर जो वर्क डन है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस। फोर्स दिया है एम जी, मास इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हाइट एच, क्योंकि अर्थ से वो एच हाइट पे है ना, तो एच, एस की जगह पे एच, फोर्स की जगह पे एम जी, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या रहेगा, एम जी एच। डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी एच। ये जो डब्ल्यू है यही पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो वर्क डन है यही पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, ठीक है। और सेम उसके वही टॉपिक पे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है, वही टॉपिक पे रिलेटेड एक सम दिया है। सम बहुत इजी सम है। सपोज बिल्डिंग की टेरेस, सपोज बिल्डिंग हाइट है, बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर, 10 मीटर हाई की बिल्डिंग है और उसमें वाटर स्टोर किया है 500 kg, ठीक है। और जी 9.8 कांस्टेंट है अर्थ के लिए, मास 500 kg है, हाइट 10 मीटर है, जी 9.8 है। आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच, एम की जगह पे 500, जी की जगह पे 9.8 और एच की जगह पे 10, तीनों मल्टीप्लाई किए तो क्या आ रहा है 49000 जूल्स। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो अभी मैंने जो आपको बताया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उस पर आप डिस्टिंग्विश भी लिख सकते हो, या व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। खाली मैंने डेरिवेशन नहीं बताया है काइनेटिक एनर्जी का, जो मैं वीडियो के लास्ट में या सेकेंड पार्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो एनर्जी फॉर्म बदलती है। मैंने वो टाइप ऑफ एनर्जी बताया, पोटेंशियल, काइनेटिक, स्टोर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मूविंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी के फॉर्म, एनर्जी फॉर्म चेंज करती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में से मैकेनिकल वर्क में, इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और रिवर्सेबल, हाँ, मतलब हीट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी बन सकती है, साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी बन सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी बन सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी बन सकती है, हीट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में गीज़र होगा या इंडक्शन कुकर होगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ होकर हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से आपका, या ओवन होगा तो उसमें खाना पकता है हीट से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट, या पानी गर्म होता है गीज़र एक्सेट्रा, ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आपने देखा है घर में स्पीकर्स है, तो उसमें को करंट, इलेक्ट्रिक जो स्पीकर्स रहते हैं ना, म्यूजिक सिस्टम, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में एक्सेट्रा, सबके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। लाइट एनर्जी का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, घर में जो ट्यूबलाइट है उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर घर में जो फ़ैन है वो मैकेनिकल वर्क करके विंड प्रोवाइड करता है, तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल वर्क करता है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो दिस आर सिस्टम, मतलब ये एनर्जी अपना फॉर्म बदलती है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, आपने दिवाली में एक पटाखा लिया, रस्सी बॉम्ब लिया सपोज, और उसको आपने बर्स्ट किया। आपने एक पटाखा लिया तो उसके अंदर केमिकल भरा हुआ है, जैसी उसको आग लगती है वो साउंड, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, वो बर्स्ट होता है, उसके बर्स्ट होते ही केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी पटाखा फटते ही लाइट दिखती है, कुछ लाइट प्रोड्यूस होती है, कुछ आवाज़ आती है, और कुछ लाइट प्रोड्यूस होता है, आवाज़ आती है, और कुछ हीट निकलती, कुछ हीट प्रोड्यूस होता है उसमें, ठीक है। सो एनर्जी का एक फॉर्म नहीं रहता है, एनर्जी अपने फॉर्म चेंज करते रहती है। तो इस पे एक लॉ है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, 9, 10, 11, 12 सब जगह ही आएगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी को कोई बना नहीं सकता, कोई बर्बाद नहीं कर सकता, न एनर्जी को कोई पैदा कर सकता है, न एनर्जी को कोई बर्बाद, ख़त्म कर सकता है। वो सिर्फ अपना फॉर्म चेंज कर सकती है, एनर्जी का सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, ठीक है। और विश्व में जितनी एनर्जी है वो कांस्टेंट है। मैंने हिंदी में बोला, अब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ कन्वर्ट होती है। एनर्जी सिर्फ
कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करती है वन फॉर्म टू अनदर, और थर्स टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब एनर्जी, नई एनर्जी नहीं क्रिएट हो सकती और ख़त्म भी नहीं की जा सकती, खाली वो फॉर्म चेंज करती है, ठीक है। जैसे मैंने फ़ैन ऑन किया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ हो रही है, ठीक है, मीटर से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ हो रही है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही। वो फ़ैन घूमकर मुझे विंड दे रहा है और वो एनर्जी विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो फॉर्म चेंज हो रहा है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पर्पज से कुछ दिया है, आप कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है फ्री फॉल। अब ये 10th में भी है, 9th में भी है फ्री फॉल। 10th में भी ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ ये साल, ग्रेविटेशन चैप्टर में, 9th में भी है फ्री फॉल। तो ये क्या है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पावर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर। देखो मैं इसके बाद ना एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव्स वो सब भी डिस्कस करूंगा, मतलब इसके बाद वाले वीडियो में। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया है, तो इसके बाद वाले वीडियो में। पावर इज द रेट एट विच वर्क इज परफॉर्म। पावर का डेफिनेशन है, यहीं कहीं होगा डेफिनेशन, मुझे अभी दिखाई नहीं दिया है, हाँ यहाँ है, मिला, ठीक है। पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन, यानी काम करने की स्पीड, इसको कहते हैं पावर। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दो लोग हैं, एक लड़का है और एक आदमी है, ठीक है। दो लोग हैं, एक यंग लड़का है और एक थोड़ा एजेड आदमी है। दोनों को आपने कुएं से पानी निकालने के लिए कहा। यंग लड़के ने 10 मिनट में यंग लड़के ने 10 बकेट्स पानी निकाला। 10 मिनट में 10 बकेट पानी यंग लड़के ने निकाला, और जो एज वाला आदमी है उसने 10 मिनट में 5 बकेट निकाला। तो किसका पावर ज़्यादा है? सेम टाइम दिया गया दोनों को, लेकिन वही सेम टाइम में लड़के ने 10 बकेट्स पानी निकाला और वो बूढ़े आदमी ने, मतलब एज वाले आदमी ने 5 बकेट निकाला। तो किसका पावर ज़्यादा है? यंग लड़के का, ठीक है। बूढ़े लोग का पावर कम है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज पावर। तो पावर क्या है? कितना फास्ट काम होता है, रेट एट विच, स्पीड, रेट मतलब स्पीड ऑफ डूइंग द वर्क, स्पीड एट विच वर्क इज डन, ठीक है। पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, P इक्वल्स टू W अपॉन टी, राइट। सो ये याद रखना है। पावर क्या है? रेट एट विच वर्क इज परफॉर्म्ड, मतलब कितना फास्ट काम होता है। तो यहाँ पे पावर का कुछ एग्जाम्पल दिया है, आप रीड कर सकते हो और समझ सकते हो। फिर इलेक्ट्रिक पावर भी आएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कितना फास्ट काम होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। सो बाय दैट वी फिनिश द चैप्टर फ्रॉम टेक्स्ट बुक से चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको डिस्कस करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा सम्स भी सॉल्व करने की और डेरिवेशन भी करने की काइनेटिक एनर्जी का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। अगर वीडियो समझा है तो शेयर करो, ठीक है। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो शेयर करो और लाइक और सब्सक्राइब तो करो ही। थैंक यू।